नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के 7वें अध्याय पौधों को जानिए के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले वीडियो में वनस्पति के विविध प्रकारों के विषय में बात की। हमने वनस्पति के कुछ अंग जैसे कि तने और हमने पत्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। आज के इस वीडियो में हम वनस्पति के अन्य भागों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में सबसे पहले चर्चा करेंगे वनस्पति के एक अहम भाग जड़ के विषय में। विद्यार्थियों, आप जड़ से भलीभांति परिचित तो हैं ही। पौधों का वह हिस्सा जो भूमि के अंदर छिपा होता है उसे हम जड़ के नाम से जानते हैं। इसे हम मूल के नाम से भी जानते हैं। आप किसी भी प्रकार के पौधे को जमीन से उखाड़ करके जड़ के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जड़ें मिट्टी के कणों को परस्पर बांधे रखती हैं और पौधों को भूमि पर स्थिर रखती हैं। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, ये पौधों के पोषण के लिए जरूरी खनिज, लवण आदि तत्वों को भूमि में से अवशोषित करती हैं और उन्हें तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाती भी हैं। विद्यार्थी मित्रों, तना भी इन कार्यों के लिए जड़ को मदद करता है। विद्यार्थी मित्रों, जड़ के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं जिसमें हमें क्या चाहिए, 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची और थोड़ा सा जल चाहिए। आपको अपने बगीचे में जाना है और वहां से किसी भी प्रकार की खरपतवार के 2 पौधों को सावधानी पूर्वक जड़ों के साथ आपको निकाल लेना है। यह बात याद रखनी है कि जड़ें उसमें से टूटनी नहीं चाहिए। अब एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डाल करके लगा देना है तथा जो दूसरा पौधा है उसकी जड़ों को काट देना है और अब उसे दूसरे गमले में लगा देना है। विद्यार्थी मित्रों, आप दूसरे गमले के अंदर वह पौधा लगाएं जिसकी जड़ों को आपने काट दिया था। इनमें नियमित रूप से आपको जल देते रहना है और 1 सप्ताह के पश्चात आपको इन दोनों गमलों का ध्यान से अवलोकन करना है। जब आप ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे तब आप पाएंगे कि जिस पौधे की जड़ को आपने काट दिया था वह पौधा अस्वस्थ हो जाता है, वह कमजोर पड़ जाता है या कह सकते हैं कि वह सूख जाता है, जबकि जिसकी जड़ों को आपने नहीं काटा था वह बिल्कुल स्वस्थ रहता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा किस तरह हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, वनस्पतियों को व्यवस्थित रूप से कार्य करने के लिए पानी और खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है जो कि वह जमीन में से प्राप्त करती है और उनको यह प्राप्त करने में जड़ें मदद करती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वनस्पतियों में जड़ों की सहायता से ही जल का ग्रहण होता है। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, जो पोषक तत्व हैं उनका भी शोषण जड़ें ही करती हैं। एक और क्रियाकलाप करके इनकी संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं तथा इनके कार्यों के विषय में समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको मक्का और चने के बीज लेने, कटोरी लेनी है, थोड़ा जल लेना है, आप थोड़ा रूई भी ले लें। 2 कटोरियों में भीगी हुई रुई रख करके कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरे में मक्का के 2-4 दाने आपको डाल देने हैं। रुई को भिगोए रखने के लिए समय समय पर उस पर पानी का छिड़काव जरूर करते रहें। कुछ दिनों बाद जब आप ध्यान से अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि जो चने हैं और जो मकाई के दाने हैं वे अंकुरित हो चुके हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, आप इस अंकुरित हो चुके जो दाने हैं उनमें से थोड़े दानों को रुई में से अलग करने की कोशिश करें। जब आप यह क्रियाकलाप करेंगे तब आप पाएंगे कि आप सरलता से रुई के कुमड़े में से चने तथा मकाई के दानों को आसानी से अलग नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है विद्यार्थी मित्रों? ऐसा इसलिए होता है कि जड़ें आसानी से रुई के साथ पकड़ बना लेती हैं, वे उसको जकड़ लेती हैं जिससे वह रुई में से बाहर नहीं निकल पाते। इस पर से विद्यार्थी मित्रों हम कह सकते हैं कि यदि हम किसी पौधे को जमीन में बोते हैं तब उसकी जड़ें जमीन को सरलता से पकड़ लेती हैं जिससे वह जमीन से आसानी से उखड़ पाता नहीं है। साथ ही हम कह सकते हैं कि वह जड़ें जमीन को बह के जाने से रोक लेती हैं। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, जड़ों को मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहते हैं क्योंकि इन जड़ों की सहायता से ही पौधे जमीन के साथ जड़े हुए रह सकते हैं। आइए विद्यार्थी मित्रों, एक क्रियाकलाप और करते हैं
उपरोक्त क्रियाकलाप में उपयोग में लिए गए जो मक्के और चने के बीज जो कि अंकुरित हो चुके हैं, उनकी जड़ों को आपको ध्यानपूर्वक अवलोकन करना है और उनमें क्या भिन्नता दिखाई देती है उसे आपको ध्यान से नोट कर लेना है। आपको ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर पता चलेगा कि मक्के और चने दोनों के बीजों की जो अंकुरित अवस्था है या उनकी जो जड़ें हैं उनमें थोड़ी सी भिन्नता देखने को मिलेगी। यह भिन्नता हमें यह बताती है कि विविध प्रकार की वनस्पतियों में विविध प्रकार की जड़ें देखने को मिलती हैं। यानी जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वनस्पतियों के तनों में विविधता देखने को मिलती है, उनकी पत्तियों में विविधता देखने को मिलती है, उसी प्रकार वनस्पति की जड़ों में भी हमें विविधता देखने को मिलती है। आइए एक क्रियाकलाप करते हैं जिसकी सहायता से हम जड़ों की संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, तो अपने घर के आसपास के बगीचे में खरपतवार के पौधों को जड़ के साथ सावधानी से निकाल लेना है, जिससे कि उनकी जड़ें टूट न जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जिन पौधों को आप निकाल रहे हैं वे एक ही प्रकार के ना हो, वे अलग अलग प्रकार के होने चाहिए। आपको दो प्रकार की जड़ें देखने को मिलेंगी, एक जैसी कि आप इस आकृति में देख सकते हैं और दूसरी जो कि आप दूसरी वाली चित्र में देख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर दोनों ही जो जड़ों की आकृतियां हैं वह भिन्न भिन्न देखने को मिलेंगी, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले मकाई के बीज में तथा चने के बीज में देखी थी। विद्यार्थी मित्रों, जिन पौधों की जड़ें इस चित्र में दर्शाई गई उस प्रकार की हों, उनकी मुख्य जड़ को हम मूसला जड़ के नाम से जानते हैं तथा जो उसमें से छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं उन्हें हम पार्श्व जड़ के नाम से जानते हैं। साथ ही अगर किसी पौधे में आपको इस चित्र में दर्शाए गए अनुसार जड़ें देखने को मिलती हैं तो आप पाएंगे कि इनमें मुख्य जड़ें नहीं देखने को मिलती हैं तथा सभी जड़ें एक समान देखने को मिलती हैं। इस प्रकार की जो जड़ें हैं उन्हें हम झकड़ा जड़ या तो रेशेदार जड़ के नाम से जानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यह जड़ों में मुख्य शाखा देखने को नहीं मिलती है तथा सभी की सभी जड़ें लगभग एक समान ही होती हैं। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों कह सकते हैं कि वनस्पतियों में दो प्रकार की जड़ें होती हैं, पहला मूसला जड़ और दूसरा झकड़ा यानी रेशेदार जड़ें। अब विद्यार्थी मित्रों एक रोचक चर्चा करते हैं। आपको बगीचों में पाए जाने वाली विविध प्रकार की अलग अलग जड़ों के पौधों को प्राप्त करना है और उनके पत्तियों में किस प्रकार का शिराविन्यास आपको देखने को मिलता है वह नोट करना है, जिसे हम एक सारणी में नोट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इस सारणी में कुछ ऐसे ही पौधों के अंदर पाए जाने वाले जड़ों के प्रकार और शिराविन्यास के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। सबसे पहले हम सरसों के पौधे की चर्चा करें तो विद्यार्थी मित्रों, सरसों के पौधे में हम जालीदार शिराविन्यास देखते हैं तथा उसमें मूसला जड़ देखने को मिलती है। मक्का के पौधे की अगर चर्चा करें तो उसमें समांतर शिराविन्यास देखने को मिलता है तथा झकड़ा मूल तंत्र देखने को मिलता है। वैसे ही अगर हम दुर्वा घास की बात करें तो उसमें समांतर शिराविन्यास देखने को मिलता है और हमें झकड़ा मूल तंत्र देखने को मिलता है। विद्यार्थी मित्रों, आप भी अपने बगीचे के आसपास में पाए जाने वाले पौधों को एकत्र करके उनके मूल तंत्र और पत्तियों में पाए जाने वाले शिराविन्यास को वर्गीकृत कर सकते हैं। हम इस सारणी पर से ऐसा कह सकते हैं विद्यार्थी मित्रों कि यदि किसी भी पौधे के अंदर पत्तियों में समांतर शिराविन्यास देखने को मिलता है तब उसमें झकड़ा मूल तंत्र पाया जाएगा। यदि जालीदार शिराविन्यास देखने को मिलता है तो उस वनस्पति में नक्की है कि मूसला मूल तंत्र ही देखने को मिलेगा। अब विद्यार्थी मित्रों हम जड़ों के कार्यों के विषय में चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, हम जड़ों के कार्य से भलीभांति परिचित हैं। यह जल को जमीन से शोषित करती है, जमीन में खनिज तत्वों और पोषक तत्वों का शोषण करके उसे वह वनस्पति के पत्तों तक पहुंचाने का काम करती है, जिसमें उसे प्रकांड मदद करता है। कुछ वनस्पतियों में आहार का संग्रह भी जड़ों के रूप में होता है, जैसे कि गाजर, मूली, शलगम, शकरकंद आदि। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात आपको जानना जरूरी है कि तना यहाँ पर दो प्रकार का काम करता है। पहला, वह जड़ों द्वारा शोषित किए गए पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाता है और पत्तियों में निर्मित होने वाले भोजन को या पोषक तत्वों को वे विविध भागों तक पहुंचाने का काम करता है, परंतु पोषक तत्वों के शोषण करने का काम तो जड़ों के द्वारा ही होता है। आइए अब हम वनस्पति की एक और संरचना पुष्प के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हम किसी भी पौधे को उसमें पाए जाने वाले पुष्प की संरचना से आसानी से पहचान लेते हैं। आपने कई प्रकार के पुष्प देखे होंगे, जैसे कि जासूद का फूल,
गेंदे का फूल या गुलाब का फूल। विद्यार्थी मित्रों, पौधों में पाए जाने वाली जनन संरचना को हम पुष्प कहते हैं, जिसकी सहायता से पौधे जनन करते हैं और अपने बीजों का निर्माण करते हैं। विद्यार्थियों, हम यहाँ पर जासूद के पुष्प की संरचना के कुछ भागों की चर्चा करते हैं। यदि आप जासूद या गुड़हल के पुष्प को देखें, तब उसमें पाए जाने वाली जो रंग बिरंगी संरचना है उसे हम पंखुड़ी कहते हैं। साथ ही पंखुड़ियों के नीचे आई हुई हरे रंग की पंखुड़ियों की जो रचना है उसे हम बाह्य दल कहते हैं। और यह पुष्प टहनियों के साथ जिस संरचना से जुड़ा होता है उसे हम पुष्पदंड कहते हैं। आइए इनके विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पुष्पदंड वह संरचना है जिसकी सहायता से पुष्प पौधे की शाखा से जुड़ा रहता है। पंखुड़ियां पौधों का सबसे आकर्षक हिस्सा होता है, जो रंग बिरंगी होती हैं और किसी न किसी में सुगंध भी देखने को मिलती है। बाह्य दल हरे रंग की पंखुड़ियों के समान संरचना होती है, जो पुष्प की कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करती है। पुष्प के अन्य भागों की भी चर्चा करते हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने देखा था, पुष्प के नीचे आया हुआ भाग पुष्पासन कहा जाता है। जो पुष्प के अंदर आई हुई हरे रंग की पंखुड़ियां हैं उसे हम बाह्य दल कहते हैं। जो रंग बिरंगी संरचना होती है उन्हें हम पंखुड़ियां कहते हैं। पुष्प को जब आप काट करके ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, तब उसमें आपको कुछ और तंतुनुमा रचनाएं देखने को मिलेंगी। उन तंतुनुमा रचनाओं को हम पुंकेसर कहते हैं और उनके ऊपर पाए जाने वाली गद्दी समान रचना को पराग कोश के नाम से जाना जाता है। साथ ही किसी भी पुष्प में बिल्कुल पुंकेसरों के बीच घिरी हुई एक संरचना देखने को मिलेगी, जिसे हम स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग वाला भाग कहा जाता है। साथ ही स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन भाग कहा जाता है, जिसकी सहायता से वनस्पतियों में जनन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। आइए अब हम पुंकेसर के भागों को देखते हैं। यदि किसी पौधे के पुंकेसर को आप काट करके अलग करें, तब आप उसमें निम्न प्रकार की संरचना देख सकते हैं। पहली संरचना जो कि बिल्कुल तंतुनुमा होती है उसे हम पुतंतु के नाम से जानते हैं, और इस तंतुनुमा संरचना के ऊपर जो गद्दीदार रचना होती है उसे हम परागकोश कहते हैं। पराग कोशों में ही पराग कण पाए जाते हैं, जो कि वनस्पति के जनन में मददगार साबित होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं स्त्री केसर के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, स्त्री केसर में सबसे ऊपर आई हुई जो गद्दीनुमा रचना होती है, उस गद्दीनुमा रचना को हम वर्तिकाग्र कहते हैं। पराग कण इसी पर आकर के विराजमान होते हैं। वर्तिकाग्र के नीचे आई हुई जो दंडनुमा रचना होती है उसे हम वर्तिका कहते हैं। स्त्री केसर के बीच में फूली हुई जो संरचना होती है उसे हम अंडाशय कहते हैं। अब एक और क्रियाकलाप करते हैं जिसकी सहायता से हम पुष्प के भागों के विषय में और जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए? तो इसके लिए हमें पुष्प का स्त्री केसर वाला भाग चाहिए, ब्लेड चाहिए, पानी, सूक्ष्मदर्शक यंत्र और स्लाइड। सूक्ष्मदर्शक यंत्र अगर ना हो तो आप लेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसे हम बिलोरी कांच के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम आपको स्त्री केसर के अंडाशय वाले भाग को चित्र में दर्शाए अनुसार ब्लेड की सहायता से काट लेना है और उसकी पतली पतली स्लाइस यानी लीरियां आपको काट लेनी है। अब इनमें से किसी लीर को आपको एक स्लाइड पर रख लेना है और वह सूख ना जाए, इसके लिए उस पर आपको पानी डालते रहना है और सूक्ष्मदर्शक यंत्र की सहायता से आपको इसका अवलोकन करना है। विद्यार्थी मित्रों, जब आप इसका ध्यानपूर्वक सूक्ष्मदर्शक यंत्र की सहायता से अवलोकन करें या आप किसी विवर्धित लेंस की सहायता से अवलोकन करें, तब इसके बीच में छोटी छोटी गोल संरचना आप देख पाएंगे। उस छोटी छोटी गोल संरचना को ही हम बीजांड के नाम से जानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यह बीजांड ही वनस्पतियों में नए फल और बीज के निर्माण में मदद करता है। विद्यार्थी मित्रों, विविध प्रकार की वनस्पति के पुष्पों में भिन्नता देखने को मिलती है। किसी वनस्पति के पुष्प में पंखुड़ियां आपस में जुड़ी होती हैं, तो किसी में पंखुड़ियां भिन्न होती हैं। किसी वनस्पति के पुष्प में पंखुड़ियों के रंग अलग अलग देखने को मिलते हैं। किसी वनस्पति के पुष्प में जो बाह्य दल होते हैं वे आपस में जुड़े होते हैं या भिन्न होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, वनस्पति के पुष्पों में पाए जाने वाली इस विविधता को आप अलग अलग पुष्पों को एकत्र करके ध्यान से समझ सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने आज के इस वीडियो के द्वारा वनस्पति के पुष्पों के तथा उनके मूल के विषय में जानकारी प्राप्त की होगी। आप इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें ताकि वे भी इन्हें देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बाजू में लगे हुए बेल आइकन बटन को भी दबाएं।
जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें।